नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 7 अक्टूबर 2022 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। फ्रेंड्स, द इंग्लिश एडिशन ऑफ दिस वीडियो, इट्स PDF with full description in English is available on MPN Academy app. The course name is 68th BPSC Current Affairs course in English. दोस्तों, यदि आपने MPN Academy का टेलीग्राम का पब्लिक पेज नहीं ज्वाइन किया है तो तुरंत जाके अभी ज्वाइन कीजिए। सर्च कीजिए MPN Academy टेलीग्राम पर, आपको इस प्रकार से लोगो दिख जाएगा, वहां ज्वाइन कीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहां पर? बीपीएससी एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगी। जो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी होती है एमपीएन एकेडमी की तरफ से जारी, इसकी PDF भी फ्री में आपको वहां पर मिलेगी। टाइम टेबल मिलेगा, बुक लिस्ट मिलेगी और बहुत कुछ। और गोल्डन और डायमंड टेस्ट सीरीज के टॉपर्स के रिजल्ट इसी टेलीग्राम पेज पर अनाउंस किए जाते हैं और हमारे कंटेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। तो इस पेज को जरूर ही ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्वंते पाबो। ये स्वीडन के हैं। इन्होंने वर्तमान इंसानों में लुप्त हो चुके इंसान के पूर्वजों के जीन्स के प्रसार को जानने और पहचानने में काफ़ी मदद की है। यह पुरस्कार इनकी खोज कंसर्निंग द जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिड्स एंड ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए दिया गया है। इन्होंने लुप्त हो चुकी आज के इंसानों की पूर्वज जाति निएंडरथल के जीनोम की सीक्वेंसिंग की है। इन्होंने इंसानों के एक ऐसे पूर्वज डेनिसोवा को खोज निकाला है जिससे हम परिचित नहीं थे। भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जॉन F. क्लॉजर, एलन एस्पेक्ट और एंटोन जिलिंगर। क्वांटम यांत्रिकी यानी क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए फ्रेंच वैज्ञानिक एलन एस्पेक्ट, अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन क्लॉजर और ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक एंटोन जिलिंगर को 2022 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। 4 दशक लंबे शोध ने ठोस वैज्ञानिक प्रमाण प्रदान किया कि क्वांटम कणों में देखी गई उलझन घटना वास्तविक है और किसी छिपी या अज्ञात ताकतों के कारण नहीं है और इनका उपयोग कंप्यूटिंग, सुरक्षित संचार इत्यादि में किया जा सकता है। रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कैरोलिन R. बर्टोजी, के बैरी शार्पलेस और मोर्टन मेल्डल। क्लिक केमिस्ट्री एवं बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए अमेरिका के शार्पलेस ने दूसरी बार यह पुरस्कार जीता है। इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री शब्द पर बड़े पैमाने पर काम किया। डेनमार्क के मेल्डल ने स्वतंत्र रूप से ट्राइजोल नामक एक विशेष रासायनिक संरचना के बारे में खोज की जिसके कई महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं। अमेरिका की बार्टोजी ने क्लिक प्रतिक्रियाओं को विकसित करने का काम किया जो जीवित जीवों के अंदर काम कर सकते थे। इसे बायो ऑर्थोगोनल प्रतिक्रियाएं कहा जाता है। के बैरी शार्पलेस ने 2001 में भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। साहित्य में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किस देश की लेखिका एनी एर्नॉक्स को प्रदान किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। एनी एर्नॉक्स को साहस और नैदानिक तीक्ष्णता जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती हैं के लिए साहित्य में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनका अनुकरणीय साहित्यिक जीवन वर्ष 1974 में इनकी पहली पुस्तक क्लीन आउट के प्रकाशन के साथ शुरू हुआ। इनके अन्य कार्यों में ए वीमेन्स स्टोरी, हैपनिंग, अ गर्ल्स स्टोरी और गेटिंग लॉस्ट शामिल है। किस देश के मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रूस। 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस बिलियास्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार कई वर्षों तथा उनके योगदान को मान्यता देता है जो सत्ता की आलोचना करने के अधिकार को बढ़ावा देता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। पुरस्कार विजेताओं के बेलारूस, यूक्रेन और रूस से होने के कारण रूस यूक्रेन के मध्य चल रहे संघर्ष के बारे में एक निहित संदेश भेजा गया है।
एलएस बिलियास्की 1980 के दशक के मध्य बेलारूस में लोकतंत्र आंदोलन के आरंभकर्ताओं में से एक थे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों को एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए उसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले ये जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी का पीडीएफ ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, आइए आपको पिछले 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस दिखाते हैं एमपीएन एकेडमी की। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की एग्जाम हुई थी। 42 प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में करंट अफेयर से संबंधित और 36 प्रश्न टैली हुए हैं। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। 2021 में बीपीएससी का तो कोई एग्जाम हुआ नहीं, तो हमने बिहार एसआई पीटी एग्जाम जो सबसे नेक्स्ट बेस्ट एग्जाम होता है उसे कंसीडर किया है। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके कुल 36 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे और एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से टैली हुआ है 31। परफॉर्मेंस रहा है 86.11%। 2022 में 3 एग्जाम्स हुए हैं। सबसे पहले 8 मई 2022 को हुआ था 67वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा, जो कि पेपर लीक की वजह से कैंसिल हो गया था। तो उसमें कुल 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे और 26 टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 86.67%। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम हुआ है एक सप्ताह के बाद 15 मई 2022 को बीपीएससी सीडीपीओ की पीटी परीक्षा। उसमें कुल 35 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे और 30 टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। और 30 सितंबर 2022 को हाल ही में एग्जाम हुआ है 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक री परीक्षा 2022। प्रश्न टैली हुआ है 33, पूछे गए थे कुल 39, तो लगभग 85% टैली हुआ है। दोस्तों, इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न और कहां से टैली हुआ है प्रश्न एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से, सभी की जानकारी आपको एमपीएन एकेडमी के इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। उम्मीद है आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया ही होगा, तो उस पर भी ये सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यदि आप एग्जाम्स देने वाले हैं फ्यूचर में बीपीएससी के, तो ये प्रश्न आपको जरूर देखने चाहिए। इससे पता चलेगा कि बीपीएससी में किस प्रकार से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप एमपीएन एकेडमी पीडीएफ का इस्तेमाल इस करंट अफेयर्स सेक्शन को क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि क्या क्या मिलेगा इसमें आपको। तो 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का कोर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अलग अलग दिया गया है। साल भर के करंट अफेयर्स को आप रिवाइज कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। कैसे करेंगे इसे आप, आइए एक एक करके देखते हैं। 4 प्रकार के कंटेंट आपको मिलेंगे। एक तो वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज, इसमें कुल 50 पीडीएफ रहेंगे साल भर में। एक पीडीएफ को आपको रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज जो एमसीक्यूज पोर्शन है उसे रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स 12 महीने का 12 पीडीएफ, एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट्स का अप्रॉक्स समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में इसे भी आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। थर्ड टाइप का कंटेंट रहेगा बिहार मंथली करंट अफेयर्स। कुल 14 पीडीएफ आपको मिलेंगे, 12 महीने का 12 पीडीएफ, एक यूनियन बजट और एक इकोनॉमिक सर्वे। कुल 30 मिनट का समय लगेगा एक पीडीएफ को रिवाइज करने में। इस प्रकार से 7 घंटे में इसे भी आप रिवाइज कर पाएंगे। तो तीनों समय को जोड़ देंगे तो 18 घंटे में आप पूरे साल भर के कंटेंट को सिस्टमेटिकली रिवाइज कर पाएंगे। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका रिवीजन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके लिए हमने इसमें ऐड किया है इस बार गोल्डन करंट अफेयर्स ऐप बेस्ड रिवीजन टेस्ट सीरीज। 12 महीने का 12 टेस्ट होगा मंथ वाइज, उसके बाद 3 महीने के बाद एक टेस्ट होगा। तो इस प्रकार से साल भर में कुल 4 हो जाएंगे ट्राई मंथली टेस्ट। हाफ ईयरली टेस्ट 2 होगा 6 महीने में एक बार, उसके बाद लास्ट में 1 ईयरली टेस्ट। ये ऐप बेस्ड टेस्ट है, आपको रियल एग्जामिनेशन हॉल जैसा अनुभव प्राप्त होगा। आपको तुरंत रिजल्ट भी पता चल जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स का तो कोई जोड़ मार्केट में है ही नहीं। एमपीएन इज चैंपियन इन करंट अफेयर्स। इस बार हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। इसमें आपको स्टैटिक पोर्शन के कंटेंट मिलेंगे। कुल मिला के 25 टेस्ट सीरीज है इसमें, और एक टेस्ट सीरीज में 120 क्वेश्चंस होंगे। कुल मिलाकर के 3000 सबसे अति महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, व्याख्या के साथ मिलेंगे आपको। तो 120 प्रश्न जो होंगे उसमें सेक्शन वाइज किस प्रकार से प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री से 30 क्वेश्चंस, साइंस से 30 क्वेश्चंस, बिहार जीके से 20 क्वेश्चंस, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चंस, पॉलिटी से 10 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चंस, मैथ और रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस। जो बीपीएससी का पैटर्न रहा है बिल्कुल उसी हिसाब से स्टैटिक का ये क्वेश्चंस मिलेगा। और एक सेट को जो 120 का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय मिलेगा,
तुरंत आप रिजल्ट इसमें देख सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। आइए अब जानते हैं कि ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे। दोस्तों सबसे पहले यदि आपने एमपीएन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमपीएन अकेडमी सर्च कीजिए। वहाँ पर आपको इस प्रकार से एमपीएन अकेडमी का लोगो दिखेगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में भी एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही ऐप को इंस्टॉल करेंगे आप वहाँ पर चले जाएंगे आप स्टोर सेक्शन में, नीचे स्टोर सेक्शन मिलेगा ऐप के। वहाँ पर जाने के बाद आप कोर्स चुनें। 2 प्रकार के कोर्स उपलब्ध हैं, एक 68वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स का कोर्स और एक डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग कोर्स उपलब्ध है। ध्यान से कोर्स का लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। हिंदी का कोर्स हिंदी में लिखा रहेगा और इंग्लिश का इंग्लिश में। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे वहाँ पर पेमेंट का लिंक नीचे मिल जाएगा। बहुत ही मामूली शुल्क पर ये सभी सामग्री आपको प्रोवाइड की जा रही है। पेमेंट करते ही आपको कंटेंट सेक्शन में सारी सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। वर्ष 2022 का संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एंजेला मर्केल। पूर्व जर्मन चांसलर हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अनुसार मर्केल को उनके नेतृत्व, साहस और करुणा के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिनकी वजह से शरण की तलाश कर रहे लाखों हताश लोगों का संरक्षण सुनिश्चित करने में मदद मिली। मर्केल के नेतृत्व में जर्मनी ने वर्ष 2015 और 2016 में 12 लाख से अधिक शरणार्थियों एवं शरण चाहने वालों का स्वागत किया। शरणार्थी सीरिया समेत अन्य स्थानों पर हिंसक संघर्ष व टकराव के कारण जान बचाने के लिए जर्मनी पहुंचे थे। एक नई सुपर टेक पहल दक्ष किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसे लॉन्च किया, जो पर्यवेक्षीय प्रतिक्रियाओं को और अधिक मजबूत बनाएगा। इसकी मदद से बैंकों और अन्य एनबीएफसी की कार्यप्रणाली की निगरानी में मदद मिलेगी। दक्ष एप्लीकेशन के माध्यम से आरबीआई नवीनतम डेटा और विश्लेषणात्मक उपकरणों की मदद से बैंकों की स्वचालित कार्य प्रक्रियाओं में और पारदर्शिता लाना चाहती है। साथ ही आरबीआई बैंकिंग सेक्टर में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना चाहती है। इसकी मदद से आरबीआई बैंकों, एनबीएफसी के कामकाज पर सुचारू रूप से निगरानी रख सकेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने किस अभिनेता को निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पंकज त्रिपाठी। इससे पहले पंकज को बिहार का आइकन बनाया गया था। भारत निर्वाचन आयोग ने 3 अक्टूबर से आकाशवाणी पर वर्ष भर चलने वाले मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम की 52 कड़ियां होंगी, जिनमें प्रत्येक की अवधि 15 मिनट की होंगी। इसे प्रत्येक शुक्रवार को विविध भारती स्टेशनों, एफएम रेनबो, एफएम गोल्ड और आकाशवाणी के मुख्य चैनलों पर देश भर में 23 भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। पखरोट टाइगर सफारी परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की जा रही है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत मंजूरी क्षेत्र 21 हेक्टेयर अनुमानित है। पखरोट टाइगर सफारी 106 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत होगा। जब यह पूरा हो जाएगा तो यह राज्य का पहला टाइगर सफारी होगा, जिसमें बाघों की दर्शनीयता 100% होगी। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। न्यूज में क्यों है? भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में प्रस्तावित पखरोट टाइगर सफारी परियोजना के लिए 6000 से अधिक पेड़ अवैध रूप से काटे गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूएस पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट के दौरान प्रशांत द्वीप समूह के लिए कितने डॉलर के वित्त की घोषणा की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 810 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वाशिंगटन डीसी में पहली बार यूएस पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट की मेजबानी की। टूना उद्योग का समर्थन के लिए गंदे जल को साफ करने और विकसित करने हेतु 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर को 10 साल के पैकेज के रूप में घोषित किया गया है, जो जलवायु और विकास सहायता के साथ ही इसकी राजनयिक उपस्थिति का भी विस्तार करेगा। चीन ने हाल के वर्षों में निवेश, पुलिस प्रशिक्षण और सबसे विवादास्पद सोलोमन द्वीप समूह के साथ एक सुरक्षा समझौते के माध्यम से प्रशांत द्वीपों में दृढ़ता से रणनीति लेकिन कम आबादी वाले क्षेत्रों में पैठ बनाई है, जिससे अमेरिका में चिंता व्याप्त हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत कब की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में। सरकार का लक्ष्य 2 वर्षों में पूरे देश में 5G सेवाओं की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके लिए करीब 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। डिजिटल कनेक्टिविटी सरकार के प्रमुख नीतिगत कार्यक्रमों डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। पीएम ने भारतीय मोबाइल कांग्रेस के 6ठे संस्करण का भी उद्घाटन किया, जिसका थीम था नया डिजिटल ब्रह्मांड।
किस नदी पर बनाए जा रहे महेश्वर जल विद्युत परियोजना से विद्युत खरीदने के लिए सहमत होने के लगभग 3 दशक बाद इसके साथ सभी अनुबंध रद्द कर दिए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। महेश्वर जल विद्युत परियोजना के तहत नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एक बड़ा बांध बनाया जा रहा है। 400 मेगावाट क्षमता वाली इस बिजली परियोजना को निजीकरण के तहत 1994 में एस कुमार समूह की कंपनी श्री महेश्वर हाइडल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने परियोजना को खराब वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड, कई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप एवं 61 गांवों के जलमग्न होने के कारण रद्द कर दिया है। 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सावज। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया गया। 7 साल बाद होने वाले राष्ट्रीय खेलों में भारत के सर्वश्रेष्ठ एथलीट गुजरात के 6 शहरों में 36 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। गुजरात में सावज, यही है शुभंकर, इसका हिंदी में अर्थ है उद्धारकर्ता। सावज प्रतिनिधित्व है एशियाटिक लायंस का, जो आज केवल भारत के जंगलों में जीवित है। भारत में राष्ट्रीय खेलों को पहली बार भारतीय ओलंपिक खेलों के रूप में राष्ट्र में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। वर्ष 1924 में अविभाजित पंजाब के लाहौर में भारतीय ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण संपन्न हुआ था। 36वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 4x400 मीटर रिले दौड़ में किस राज्य ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हरियाणा ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण, सेना ने रजत और तमिलनाडु ने कांस्य पदक जीता है। महिलाओं की पोल वॉल्ट स्पर्धा में तमिलनाडु की रोजी पोलराज ने 4.2 मीटर छलांग लगाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने बीएस सुरेखा के 8 वर्ष पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा है। जेस्विन एल्ड्रिल ने पुरुषों की लंबी कूद में 8.26 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही इन्होंने वर्ष 2023 में हंगरी के बुडापेस्ट में होने वाली विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली आंध्र प्रदेश की ज्योति याराजी ने 11.51 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। स्पेस की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बन गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निकोल मान। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की अपनी पहली यात्रा के साथ अमेरिका की कर्नल निकोल मान स्पेस की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला बन गई हैं। इनके साथ कैप्टन जोस कसाडा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री कोइची वाकाटा और रोस्कोसमोस की अंतरिक्ष यात्री अन्ना किकीना शामिल है। इन अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर नासा का स्पेसएक्स क्रू 5 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हो गया है। केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए न्यायाधिकरण का पीठासीन पदाधिकारी किसे नियुक्त किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिनेश कुमार शर्मा। शर्मा दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और इन्हें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और उसके सहयोगियों के मामले में पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्हें 5 साल के लिए पीएफआई और उसके सहयोगियों पर प्रतिबंध की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया है। पीएफआई संगठन के कार्यालयों और उसके पदाधिकारियों के आवासों पर तलाशी अभियान के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त करने के बाद यह प्रतिबंध लगाया गया है। राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट कौन बन गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पूजा पटेल। 36वें राष्ट्रीय खेलों में गुजरात की पूजा पटेल योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी हैं। इस बार राष्ट्रीय खेलों में जो 5 नए खेल शामिल किए गए हैं, इनमें एक योगासन भी है। महाराष्ट्र ने महिलाओं की गोताखोरी में 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय खेलों का 36वां संस्करण गुजरात के 6 शहरों में आयोजित हो रहा है। यह आयोजन 29 सितंबर को शुरू हुआ और 12 अक्टूबर को समाप्त हुआ। अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर प्रतियोगिता की मेजबानी करने वाले शहर हैं। केवल ट्रैक साइकिलिंग इवेंट दिल्ली में होगा। किस शहर में पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के डेयरी सहकारी सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गंगटोक। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक के राजभवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया और ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न जोन्स कोऑपरेटिव डेयरी कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया। अमित शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने हर पंचायत के अंदर एक मल्टीपर्पज पैक्स की योजना बनाई है, जो डेयरी, एफपीओ, कृषि एवं गैस उत्पादन के वितरण का काम करेंगी।
किस ड्रोन कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन टाइप सर्टिफिकेट मिला है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एस्टेरिया एरोस्पेस। एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड को स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए A200 ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से भारत का पहला सूक्ष्म ड्रोन टाइप प्रमाणन हासिल किया है। इसे ड्रोन नियम 2021 के अनुसार DGCA से प्रमाणित होने वाली पहली कंपनी बन गई है। एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड ने घोषणा की कि A200 ड्रोन को जनवरी 2022 में मानव रहित विमान प्रणालियों के लिए प्रमाणन योजना का पूरी तरह से अनुपालन किया है। दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अपना देश भारत। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। सबसे बड़ा निर्यातक अभी वर्तमान में कौन है? ब्राजील। देश में 2021-22 के चीनी के मौसम के दौरान 5,000 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ है। इनमें से 35 लाख मीट्रिक टन का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में किया गया, जबकि चीनी मिलों ने 359 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया। उच्चतम रिकॉर्ड रहा है 109 लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात। रिकॉर्ड निर्यात से देश ने 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्राएं अर्जित की है। किस राज्य के कोठीपुरा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के कोठीपुरा में एम्स का उद्घाटन किया। बिलासपुर एम्स हिमाचल के बिलासपुर जिले के कोठीपुरा क्षेत्र में स्थित है। यह लगभग 247 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यह 1471 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। पीएम मोदी ने अक्टूबर 2017 में नवनिर्मित अस्पताल की आधारशिला रखी थी और इसे केंद्र की प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित किया गया है। युवा 2.0 योजना का संबंध किससे है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, युवा लेखकों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवा लेखकों को सलाह देने की योजना युवा स्कीम 2.0 शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 2 अक्टूबर को लॉन्च की गई है। इस योजना को देश में लेखन, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने और भारत और भारतीय लेखन को विश्व स्तर पर प्रोजेक्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है। युवा 2.0 को युवा और नवोदित लेखकों की 22 विभिन्न भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में बड़े पैमाने पर भागीदारी के साथ युवा के पहले संस्करण के महत्वपूर्ण प्रभाव के कारण लॉन्च किया गया है और इसमें स्टाइपेंड जो मिलेगा वो 50,000 रुपये प्रति महीना होगा। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनिल अग्रवाल। वेदांता के संस्थापक अनिल अग्रवाल को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा 50,000 अमेरिकी डॉलर के ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रतन टाटा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और दीपक चोपड़ा ग्लोबल इंडियन अवार्ड के पिछले प्राप्तकर्ताओं में शामिल हैं। 2022 के लिए शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यूंकिंग तांग। ये सहायक प्रोफेसर हैं कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले USA की। यूंकिंग की रचनाएं परिष्कृत तकनीकों का उल्लेखनीय संयोजन प्रदर्शित करती हैं, जिसमें मॉड्यूलर वक्र और शिमुरा किस्म के अंकगणित एवं ज्यामितीय केंद्रीय भूमिका निभाते हैं तथा इनके परिणाम व विधियां इस क्षेत्र में भविष्य के अनुसंधान पर प्रभाव डाल सकते हैं। यह पुरस्कार 2005 में षणमुगा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी शस्त्र द्वारा स्थापित किया गया था। गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 32 वर्ष और इससे कम आयु के व्यक्तियों को इस पुरस्कार के तहत 10,000 अमेरिकी डॉलर की नगद राशि प्रदान की जाती है। स्वदेश में विकसित किस पहले बहुउद्देशीय हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों LCH को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रचंड। LCH प्रचंड दुनिया का एकमात्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 5,000 मीटर की ऊंचाई पर हथियारों और ईंधन के काफी भार के साथ उतरने एवं उड़ान भरने में सक्षम है। यह हेलीकॉप्टर रडार संकेतकों से बचाव के लिए रडार अवशोषित तकनीक का उपयोग करता है, जिसमें कैश प्रूफ संरचना एवं लैंडिंग गियर है। यह हेलीकॉप्टर काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम से लैस है जो दुश्मन के रडार या दुश्मन की मिसाइलों से बचता है। LCH हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 2 फ्रांसीसी मूल के शक्ति इंजनों द्वारा संचालित है। दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष TTDF योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, USOF। टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TTDF योजना का उद्देश्य ग्रामीण विशेष संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में अनुसंधान एवं विकास हेतु वित्त पोषित करना, दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण तथा विकास के लिए अकादमिक, स्टार्टअप, अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों के बीच तालमेल स्थापित करना है। तो ये जो USOF है इसका फुल फॉर्म है हिंदी में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि।
यह दूरसंचार विभाग के तहत ग्रामीण एवं दूरस्थ डिजिटल कनेक्टिविटी के वित्त पोषण हेतु एक निकाय है। केंद्र ने दूरसंचार विधेयक 2022 के मसौदे में कहा है कि 1885 के भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के तहत बनाए गए इस संस्था को दूरसंचार विकास कोष के रूप में संदर्भित किया जाएगा। मोबाइल फोन निर्माताओं के लिए भारत सरकार के भारतीय नकली डिवाइस प्रतिबंध पोर्टल ICDRP के साथ भारत में बने सभी हैंडसेट की IMEI को पंजीकृत करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो बताइए आपकी IMEI का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। भारत में आयात किए गए मोबाइल फोन के IMEI नंबर, इस तरह से ये होता है, को भी देश में मोबाइल फोन के आयात से पहले सरकार के पोर्टल पर पंजीकृत कराना होगा। IMEI एक अद्वितीय संख्या है जिसका उपयोग मोबाइल नेटवर्क पर किसी डिवाइस की पहचान करने के लिए किया जाता है। इसमें कुल अंकों की संख्या होती है वो 15 होती है, ध्यान रखिएगा, और यह फोन की विशिष्ट पहचान की तरह होता है। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विद ग्रेटफुल रिकॉग्निशन के प्रशस्ति पत्र के साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विवेक लाल। डॉक्टर लाल जनरल एटॉमिक्स में मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्यरत हैं। यह कंपनी परमाणु प्रौद्योगिकी के विशिष्ट क्षेत्रों में अग्रणी है और इसने प्रीडेटर, रीपर और गार्डियन ड्रोन जैसे अत्याधुनिक मानव रहित हवाई वाहन UAV विकसित किए हैं। इन्हें यह प्रशस्ति पत्र अमेरिकॉप्स और राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा दी गई है। अमेरिकॉप्स अमेरिकी सरकार का एक हिस्सा है। इस संगठन का उद्देश्य ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देना है जो अमेरिकियों को समुदायों की सेवा के करीब लाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी सुरक्षा को गठित विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टाटा नरसिंह राव। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बैटरी सुरक्षा मानकों में अतिरिक्त सुरक्षा प्रावधानों की सिफारिश की है। इन सिफारिशों को 1 अक्टूबर 2022 से लागू कर दिया गया है। हाल की इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में आग लगने की बड़ी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम और AIS 156 के उप नियमों में बदलाव टाटा नरसिंह राव, जो कि डायरेक्टर ARC हैदराबाद के हैं, समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF और इस वीडियो लेक्चर का इंग्लिश एडिशन और साथ में इंग्लिश में ही फुल डिस्क्रिप्शन के साथ PDF आपको एमपीएन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। स्वच्छता सारथी समारोह 2022 का आयोजन किस संस्थान में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, IIT दिल्ली। 2 दिवसीय स्वच्छता सारथी समारोह 30 सितंबर और 1 अक्टूबर 2022 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के अपशिष्ट से धन प्राप्ति मिशन के स्वच्छता सारथी फेलोशिप के पहले वर्ष के पूरे होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।